हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल में आपका टॉपिक चल रहा था कॉटन। तो जिसमें है टॉपिक आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन। तो उसमें कॉटन की प्रोसेस चल रही थी कि किस तरह कॉटन बनता है। तो उसमें अब आपका आता है, यानी कि लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो कॉम्बिंग था, कि जो कपास के रेशो को सुलझाया जाता है और एक समान और समानांतर बनाया जाता है। तो कॉम्बिंग प्रोसेस में क्या होता था कि जो लंबे रेशे होते थे वो सुलझ जाते थे, और जो उनके बीच में रुके हुए छोटे स्टेपल फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो उसमें बड़े फाइबर और छोटे फाइबर्स को अलग कर दिया जाता है और साथ ही साथ फाइबर्स को एक तरीके से सुलझाया जाता है। तो जो फाइबर्स होते हैं वो सुलझ भी जाते हैं और समानांतर भी हो जाते हैं। अब आता है हमारा स्लाइवरिंग, तो यानी कि पूनी बनाना। अब देखिए, इन विधियों से तैयार कपास की छोटी छोटी पतली पतली पुनियाँ बनाई जाती हैं। थोड़ा सा गलत लिखा गया है। मोटी पुनियों में से खींचकर कुछ पतली पुनियाँ बनाई जाती है। मान लीजिए जैसे होता है एक तरीके रस्सी की तरह, तो मोटी मोटी पुनियों को उन्हें खींचा जाता है और उन्हें पतली पुनियों बनाई जाती हैं, यानी उनसे पुनियों से पतली पुनियाँ बनाई जाती हैं। तो मोटी पुनियों में से खींचकर कुछ पतली पुनियाँ बनाई जाती है और इन पुनियों पर प्रथम बार हल्का घुमाव दिया जाता है। पुनिया यानी कि एक तरीके से जब फाइबर्स को मिलाते जाते हैं तो एक रस्सी के रूप में वो बन जाती है। तो जब उन्हें और खींचा जाता है तो वो और पतली बन जाती है। तो इन्हीं पुनियों पर हल्की यानी पहली बार एक हल्का घुमाव दिया जाता है, या घुमाव यानी कि एक ऐंठन, थोड़ा सा उसको घुमाव दिया जाता है या ट्विस्ट उसमें दिया जाता है, तथा इन्हें बॉबिन पर लपेट दिया जाता है, यानी कि जिस बॉबिन के ऊपर ये धीरे धीरे लपेटती जाती है। तो अब बॉबिनों को रोविंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है और रोविंग की क्रिया में पुनियों से मोटे धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो धागे को एक और अधिक खींचा जाता है और पहले से महीन किया जाता है, यानी कि जो पहले उसकी एक तरीके से व्यास होता है या विड्थ होती है उसकी, और उससे जो धीरे धीरे उसको खींचा जाता है और धीरे धीरे उसको और बारीक बनाया जाता है या बहुत पतला उसको बना दिया जाता है। तो प्रत्येक बार धागा महीन होता चलता है और उस पर बटाई भी होती चलती है, यानी कि देखिए जो रोविंग प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि आपका थ्रेड भी आगे चलता जाता है, यानी धीरे धीरे खींचता जाता है, धीरे धीरे उस पर ऐंठन दी जाती है, यानी बटाई। यानी कि मान लीजिए अगर कॉटन जो होती है और उससे आप छोटी मोटी कोई बत्ती बनाते हो तो उसको बांटते हो, यानी इसको बटाई करते हो, दोनों हथौले के बीच में से उसको थोड़ा सा उनको ट्विस्ट करते हो या उनको मोड़ते हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, धागा खिंचता जाता है, ऐंठन दी जाती है साथ साथ, और वो धीरे धीरे महीन बनता जाता है बटाई के थ्रू। तो दोनों काम होते जाते हैं, धागा धीरे धीरे पतला भी होता जाता है, महीन बन जाता है, और साथ साथ बटाई भी कर दी जाती है। तो बटाई से ही धागा पतला होता चला जाता है। ठीक है, अब आता है इसके बाद स्पिनिंग। तो देखिए, स्पिनिंग यानी कताई। इन पतले पुनियों को कताई के यंत्र पर चढ़ाया जाता है। कताई यानी कि स्पिनिंग, तो जिसमें ये 2 बार लिखा गया है, जिसमें ये एक से अधिक स्पीड से चलने वाले रोलर्स के बीच से होकर के निकलती है, यानी कि ये रोलर्स के बीच में से निकाली जाती है। तो जो रोलर्स के चलने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और इनकी खिंचाई बटाई, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इनकी खिंचाई बटाई भी प्रत्येक बार पहले से अधिक होती चलती जाती है। ठीक है, तो यानी कि जो पहले बटाई में धागा पतला था उसके बाद और धागे को और बारीक बनाया जाता है। ठीक है, या जिस भी चीज़ को आप बना रहे हो या जिस भी चीज़ के लिए जिस प्रकार के थ्रेड की आवश्यकता होती है तो उसी के अनुसार थ्रेड की मोटाई
रखी जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, रोलर्स के बीच से गुजरते हैं, धीरे धीरे खिंचाई होती है, बटाई होती है और प्रत्येक बार वे पहले से भी ज़्यादा और अधिक पतले होते जाते हैं, तो जिससे वांछित मोटाई का धागा प्राप्त होता है। यानी कि जितने भी व्यक्ति की इच्छा है कि इस मोटाई का उनको धागा बना चाहिए और उस धागे से किसी भी चीज़ का निर्माण करते हो या किसी भी प्रकार के फैब्रिक को बनाते हो, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार या उस वस्त्र की उपयोगिता के अकॉर्डिंग थ्रेड की या धागे की मोटाई रख सकते हैं। ठीक है। और अब लास्ट की आती है 2 प्रोसेसिंग, उसके बाद आती है वीविंग। तो देखिए क्या होता है कि जब आपके थ्रेड बन चुके होते हैं, पहले उनको सुलझाया जाता है कॉटन को, फिर उनको स्पिनिंग प्रोसेस में और पतला बारीक बनाया जाता है, उनको धीरे धीरे खींचा जाता है, उनमें धीरे धीरे ऐंठन दी जाती है। जैसे ही खींचने का प्रोसेसिंग इसलिए होती है ताकि वो धागा और लंबा हो जाए। ऐंठन की प्रोसेसिंग धीरे धीरे ये दी जाती है कि धागा महीन होता चला जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो जब आपका धागा रेडी हो जाता है तो उन धागों को लेकर के आप क्या करते हो, वीविंग, यानी कि आप बुनाई करते हो। तो बुनाई जो होती है, धागा तैयार हो जाने पर अब इनसे वस्त्र की बुनाई की जाती है। और देखिए जो बुनाई होती है वो भी अलग अलग प्रकार के धागों से की जाती है। कई बार किसी वस्त्र यानी ऐसे वस्त्र की उपयोगिता होती है जो मोटे हों, तो क्या होता है कि स्पिनिंग प्रोसेस में उन धागों की जो मोटाई होती है वो उस वस्त्र की उपयोगिता के अकॉर्डिंग होती है। और कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ वस्त्रों की बुनाई ऐसी की जाती है जिनमें महीन धागों का उपयोग किया जाता है। तो स्पिनिंग प्रोसेस में धागा मोटा और पतला दोनों बनाया जाता है। तो अब क्या होता है कि अगर पतले धागे से वस्त्र बनना है तो पतले धागे का यूज़ किया जाता है, और मोटे धागे का अगर वस्त्र बनना है तो मोटे धागे का यूज़ किया जाता है। तो जितना ज़्यादा महीन, जितना ज़्यादा ऐंठन वाला वस्त्र होगा उतना ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ वो उतना ही ज़्यादा वस्त्र होगा। यानी कि जितना ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ धागा होगा उतना उससे बना हुआ वस्त्र भी उतना ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है ना, यानी स्ट्रॉन्ग भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है। तो बुनाई विधि का वस्त्र के प्रयोजन के अनुसार चुनाव किया जाता है। यानी कि जब वीविंग की जाती है, बुनाई की जाती है, तो वीविंग बहुत कई प्रकार की होती है, यानी बहुत सारे टाइप्स होते हैं वीविंग के। तो वीविंग भी उन थ्रेड को लेकर के तब की जाती है जब हमें ये पता चलता है कि वस्त्र किस प्रयोजन के लिए बनाना है। ठीक है। तो जिस भी प्रयोग के लिए वस्त्र को बनाना है तो उसी के अकॉर्डिंग वीविंग चुनी जाती है। तो वीविंग के अकॉर्डिंग ही वस्त्र को प्रयोग किया जाता है। अब आता है लास्ट में फिनिशिंग। देखिए जब आपका फैब्रिक बुन जाता है वीविंग प्रोसेस में, कोई किसी भी अलग अलग तरह की वीविंग होती है, तो अलग अलग डिज़ाइन की बुनाइयाँ होती हैं। तो उन बुनाई से आपने वस्त्र को चुन लिया, आपने वस्त्र को चुन लिया, तो वीविंग उन धागों से की जाती है और आपका वस्त्र तैयार हो जाता है। उसके बाद आती है आपकी फिनिशिंग, यानी कि वो जब आपका वस्त्र तैयार हो जाता है तो उस पर परिसज्जा दी जाती है, यानी फिनिशिंग की जाती है। तो तैयार सूती वस्त्रों को विभिन्न विधियों से परिष्कृत किया जाता है। तो यानी जब आपके वस्त्र रेडी हो जाते हैं तो उन पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जा की जाती है, यानी फिनिशिंग उन पर दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कॉटन के जो वाइट फैब्रिक होते हैं, या मान लीजिए वाइट शर्ट होती है, तो क्या होता है उन पर मांड यानी कि स्टार्च की ज़रूरत होती है उनको सुंदर दिखाने के लिए। तो कई बार मांड यानी स्टार्च दिया जाता है, रोए साफ किए जाते हैं। तो अधिकांश प्रकार की प्रकृतियाँ सूती वस्त्र पर आसानी से दी जा सकती है, यानी कि अलग अलग तरह की उन पर फिनिशिंग जो है दी जाती है। और जो जैसे आपकी मर्सराइजिंग प्रोसेस होती है वो कॉटन फैब्रिक पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि उस मर्सराइजिंग प्रोसेस में एक तो होता है कि आपके कॉटन की जो कॉटन फाइबर होता है छोटे छोटे होता है, तो जब उसको वीविंग करते हैं तो कई बार छोटे छोटे जो रोए होते हैं वो ऊपर सतह पर आ जाते हैं जो खुरदरापन करते हैं। तो खुरदरापन को दूर करने के लिए और कॉटन फैब्रिक पर चमक लाने के लिए, सॉफ्टनेस लाने के लिए मर्सराइजिंग प्रोसेस की जाती है। तो इसी तरह अलग अलग प्रकार की जो है परिसज्जाएँ वस्त्रों पर
की जाती है जो इजीली हो जाती है। तो विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं से वस्त्र पर नमूने व नक्काशी की जाती है, यानी अलग अलग तरह की फिनिशिंग से वस्त्रों पर क्या होता है कि नमूने या नक्काशी की जाती है और इन्हें रंगाई छपाई की परिसज्जा से सजाया व संवारा जाता है। यानी जब आपकी वस्त्रों पर फिनिशिंग हो जाती है तो फिर इनके ऊपर आप रंगाई छपाई की परिसज्जा यानी कि इनके ऊपर प्रिंटिंग या डाइंग की फिनिशिंग डाल करके और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है आज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट का नया टॉपिक बताऊंगी।